अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है वो हवा की दोस्त के ऊपर भागते दौड़ते हुए जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त तक हम जहां पहुंचे हैं वो अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप आया था। और नेक्स्ट स्टॉप कौन सा था? अभी हमने सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को हम पढ़ रहे हैं। ऐसी टेक्निक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हम अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट आउट करने के लिए इन टेक्निक्स को जो है वो यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक टेक्निक जो है वो पढ़ी थी, इससे पहले एक टेक्निक अपनी कंप्लीट कर ली थी जो कि हमारे पास थी फिल्ट्रेशन। उससे ऑनवर्ड जो है हम अब क्रिस्टलाइजेशन की तरफ मूव कर चुके हैं और क्रिस्टलाइजेशन के टॉपिक को आज हम आगे लेके चलेंगे। और आज आपने जो है एट द एंड ऑफ दैट लेक्चर जो है आपने जो टेस्ट है वो भी आपने जरूर देना है। तो टेस्ट भी जो है आज जरूर होगा, तो आपने टेस्ट के लिए भी खुद को प्रिपेयर करके रखना है। और आज का जो टेस्ट होगा वो मैंने क्या किया है, वो मैंने जो है चैप्टर 1 से रिलेटेड एमसीक्यूज पर मुश्तमिल एक टेस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर को हमने जो है वो कंक्लूड किया है एमसीक्यूज के अंदर, तो आपने वो भी जो है टेस्ट जरूर परफॉर्म करना है। ठीक हो गया। अच्छा, आप ये बात जानते हैं कि हमने जो है अपने गुजरे हुए सैटरडे वाले दिन जो है एक इंटरव्यू किया था और एक पर्सनैलिटी को हमने जो है वो अपने इस स्टूडियो के अंदर इनवाइट किया था। तो मुझे उम्मीद है कि वो तमाम के तमाम जो लम्हात थे उसमें आपने बड़ा इंजॉय किया होगा, बहुत सी चीज़ें आपने जो है वो सीखी होंगी और उसके साथ साथ आपने जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो स्टार्ट कर दी होगी। तो आपने मुझे बताना है कि कौन सी ऐसी बात थी उस पूरे इंटरव्यू के अंदर जो आपके दिल में क्लिक की है और वो कौन सी ऐसी बात है कि जिसको आपने जो है अपने जहन में जो है वो बिठा लिया है, अपने दिल में बिठा लिया है कि जिसके ऊपर जो है आप एक्ट भी करेंगे और आपने उस पर वर्किंग भी स्टार्ट कर दी। तो जरूर आपने मुझे बताना है अपने जो है पोस्ट के थ्रू, अपने कमेंट्स के थ्रू आपने मुझे जरूर जो है इस बात के कन्वे करना है कि मेरा जो उस दिन का गेस्ट था, मतलब उस दिन की गेस्ट थी, ठीक है, तो उनसे आपने क्या कुछ सीखा है और आपने उस सीखने के अमल के बाद क्या इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट की है, तो किस तरह से आप उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। और आप ये बात जानते हैं कि इस सैटरडे वाले दिन भी हमने किसी न किसी गेस्ट को ज़रूर जो है बुलाना है। और इस दफ़ा का जो सैटरडे है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि इस दफ़ा हम थोड़ा सा ना अपने टेस्ट को चेंज करने के लिए एक सिंगर बुला रहे हैं। ठीक है, एक सिंगर को इन्वाइट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम जल्दी से जो है प्रोमो लगा देंगे और आप जो है देखेंगे प्रोमो के अंदर भी कि वो किस तरीके से जो है वो परफॉर्म करते हैं, क्या उनकी आवाज़ है, क्या उस आवाज़ में जादू है। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब चलते हैं जल्दी से जो है अपने पढ़ने की तरफ, क्योंकि हम पढ़ने की तरफ आजकल कम हैं और अब बातें करने की तरफ ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से वापस मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम क्रिस्टलाइजेशन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और मैंने क्रिस्टलाइजेशन के टॉपिक को जो है वो डिफाइन भी कर दिया था और क्रिस्टलाइजेशन के टॉपिक को डिफाइन करने के बाद मैंने इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे प्रोसेस में। उसमें से पहला स्टेप जो था हमारे पास चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर लिया था मैंने। आप लोगों को वो की पॉइंट भी लिखवाए थे कि जो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुड सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में शुमार होते हैं वो मैंने आप लोगों को लिखवाए भी थे, मैंने वो चीजें एक्सप्लेन भी की हैं। अब फर्दर मैं आगे मूव करूंगा और मैं अब जो है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो आपके लिए एक्सप्लेन करने लगा हूं। ठीक है, ये पॉइंट, ये स्टेप जो है मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, कि जिसके अंदर हम ये बात कहते हैं कि हम किसी एक सॉलिड सब्सटेंस यानी किसी एक कह सकते हैं सॉल्यूट को, ठीक है, फ्रॉम द सॉल्वेंट, फ्रॉम द सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, ठीक है, फ्रॉम द सॉल्यूशन जो है हम क्या करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। कैसा प्रोसेस जिसमें कि हम सॉल्यूट को क्या करेंगे, किसी सॉल्यूशन में से क्रिस्टलाइज आउट करवाएंगे, सॉलिडिफाई करेंगे और उसे हम गेट करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आज जो है मैं आपके सामने जो है जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कौन सा है? प्रिपरेशन करनी है हमने, प्रिपरेशन, ठीक है, हम प्रिपरेशन करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, प्रिपरेशन करेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिक के तौर पे ये जो है आप ये बात जानते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, ये बेसिक के तौर पे कंप्लीट एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इन एक्सपेरिमेंट्स को हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जो है एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि देखें जब एक एक्सपेरिमेंट की बात हम करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट करके परफॉर्म करके ही सीखा जाता है। ठीक है, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को जो है विदाउट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमने करवाने आप लोगों को, एक्सपेरिमेंट के लिए कंप्लीट जो है हमने प्लान प्रिपेयर किया हुआ है, उसके तहत हम आपको एक्सपेरिमेंट्स भी करवाएंगे, लेकिन विदाउट एक्सपेरिमेंट में चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों को तमाम कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सकूं कि जो जरूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो मैं आप लोगों के सामने भी एक्सप्लेन करूंगा कि प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम किस तरीके से करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड व्हाट इज
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस वक्त मैं आप लोगों के सामने जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाऊंगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उसकी प्रिपरेशन जो है वो आपके सामने करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से जो है हम अब इसकी तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर मेरे पास सॉल्वेंट है जो हमने पिछले स्टेप के अंदर चूज कर लिया अपने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर वाटर ले रहा हूं या एथेनॉल ले रहा हूं या एसीटोन ले रहा हूं या एसिटिक एसिड ले रहा हूं। ठीक है, जो भी आपने सिलेक्ट किया था अपने सॉल्वेंट को चूज कर लिया है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन तमाम के जहन में रखते हुए आपने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो है वो सॉल्वेंट अपने लिए डिसाइड कर लिया क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को करने के लिए, तो वो सॉल्वेंट आप इस बीकर में ले चुके हैं। अब होगा ये कि इस बीकर में आपने सॉल्वेंट ले लिया है, अब इस सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या करना है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट की एडिशन करनी है। ठीक है, अभी तक देखें जब तक हमने कोई अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड नहीं किया, मैंने इसमें सोल्यूट ऐड करना है, सोल्यूट, और बेसिकली तौर पे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सॉल्वेंट। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है, मैं इसमें सोल्यूट की एडिशन करूंगा। अब जब तक कि मैंने इसमें कोई अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड नहीं किया, ठीक है, ये इस वक्त एक सॉल्वेंट है, एक प्योर सॉल्वेंट है। ये क्या है, एक प्योर सॉल्वेंट है। इसमें अभी मैंने कोई अमाउंट ऑफ सोल्यूट की एडिशन नहीं की है, और चूंकि इसमें कुछ भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड नहीं हुआ हुआ, उस वक्त तक ये कंप्लीट प्योर सॉल्वेंट ही कहलाएगा। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूंगा, मैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड करना शुरू कर दूंगा, मैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या करूंगा, ऐड करना शुरू कर दूंगा, तो उससे क्या होगा कि लेट्स सपोज मैंने इस वक्त जो है वो 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट की एडिशन कर दी है। ठीक है, 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट की एडिशन कर दी है। ठीक है, तो जब मैं 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट यानी कुछ थोड़ी सी मिकदार में सोल्यूट जब एडिशन करूंगा, तो उसके बाद जो मेरे पास इनसाइड द बीकर जो सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, चूंकि इस सोल्यूशन में फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करने की सलाहियत है, तो इस तरह के सोल्यूशन को मैं कहूंगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में ये टर्म दिख रहा हूं, मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन के लिए SOLN लिख रहा हूं, सॉल्यूशन स्टैंड करता है ये। ठीक है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जिसमें फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड हो सकती है, जिसमें क्या हो सकती है, फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड हो सकती है, इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इन विच फर्दर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, जिसमें कि क्या हो, फर्दर सोल्यूट डिसॉल्व हो सके, इसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन कि जो अभी सैचुरेट नहीं हुआ, एक ऐसा सॉल्यूशन कि जिसमें फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो सके, इस तरह के सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब चूंकि ये एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो मैं इसमें फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट की डिसोल्यूशन कर सकता हूं एट रूम टेंपरेचर, मैं इसमें फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट भी डिसॉल्व कर सकता हूं। तो डिसॉल्व होता रहेगा, सोल्यूट की अमाउंट हम डालते रहेंगे, सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता रहेगा। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि किसी एक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की एक स्पेसिफिक लिमिट होती है, एक खास किस्म की लिमिट होती है कि जिसके बियॉन्ड हम अगर सोल्यूट की अमाउंट डालेंगे तो वो सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि सोल्यूट जो है वो बॉटम ऑफ द बीकर के अंदर बैठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा कि अगर मैं इस सॉल्वेंट के अंदर इतनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट की एडिशन कर दूं कि जो इस सॉल्वेंट की जो रेजोल्यूशन पावर थी उससे इंक्रीज कर जाए, उस लिमिट को क्रॉस कर जाए, तो फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगी, बल्कि वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, वो बॉटम के अंदर बैठना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर हम कहते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है वो किस टाइप का सोल्यूशन बन चुका है, वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो क्रिएट हो चुका है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बन चुका है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। अब ये वो सॉल्यूशन है इन विच फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट cannot dissolve at room temperature, यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर वो सॉल्यूशन कि जिसके अंदर फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व ना हो सके, इस तरह के सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि
जो स्पेसेस थी, जो वैकेंसी थी, वो कंप्लीट हो चुकी है, सैचुरेशन हो चुकी है, फर्दर एडिशन मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसमें हम अपना स्पेसिफिक सॉल्वेंट लेते हैं, जो हमने गुड सॉल्वेंट खुद से चूज किया था। अब उसके अंदर हम थोड़ी सी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालेंगे, अभी थोड़ा सा ही एडिशन किया है, तो जो बनने वाला सॉल्यूशन होगा उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, लेकिन फिर क्या हो कि हम सॉल्यूट की अमाउंट डालते रहें, तो हम ये बात जानते हैं कि ये जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हमने लिया था, इसकी भी एक लिमिट है कि इस लिमिट के बियॉन्ड ये अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं करेगा अगर हम उस लिमिट से क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि फिर वो जो सॉल्यूट है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, तह में बॉटम के अंदर बैठना शुरू हो जाएगी। इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ये वो सॉल्यूशन है जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फर्दर डिसॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये फर्दर डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए हमने बेसिक तौर पे बनाना क्या है, हम प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना चुके हैं। बेसिक तौर पे जब आपने क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करना होती है, क्रिस्टलाइजेशन को पढ़ना होता है, क्रिस्टलाइजेशन को परफॉर्म करना होता है, तो आपने सैचुरेटेड से बियॉन्ड भी चलना होता है, सैचुरेटेड से आप सुपर सैचुरेटेड की तरफ भी मूव करते हैं। तो मैं यहां पर इस वक्त जो है आपके सामने जो चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं वो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मैं बनाने जा रहा हूं, क्योंकि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही जो है वो बेसिक तौर पे क्रिस्टलाइजेशन जो है वो उसको परफॉर्म करवाता है, क्रिस्टलाइजेशन को कंप्लीट आउट करता है। ठीक है, अब आपके पास ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। आप करेंगे ये कि आप इसके नीचे रखेंगे एक फर्नेस, कह सकते हैं, एक फर्नेस तो नहीं कहेंगे इसको, ठीक है, फ्लेम जो है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, जिससे आप कह सकते हैं कि कोई भी जो है वो कह लें कि फ्लेम क्रिएटिंग मटेरियल है। ठीक हो गया, और इसके नीचे आपने क्या किया है, आग जलाई दी है। ठीक है, जब आप इसका टेम्परेचर रेज करोगे, सॉल्वेंट का जो इसके अंदर मौजूद सॉल्वेंट है, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो नीचे बैठा हुआ सॉल्यूट था वो इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इवन के एट हाई टेम्परेचर अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी डालते हो तो वो भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपली आप लोगों से बात कह रहा हूं कि आप ये बात प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे कि जब आप लोग पानी के अंदर, जब आप लोग गर्मियों के अंदर खासतौर पे या रमजान के अंदर जो स्कंजीबीन बनाते हो या फिर रूह अफ़ज़ा बनाते हो, तो उसके अंदर आपने चीनी को पहले डिसॉल्व करना होता है पानी के अंदर। तो अगर आप ठंडे पानी में जो है चीनी को डिसॉल्व करते हो तो वो जल्दी से डिसॉल्व नहीं होती, उसके लिए आपको सफिशिएंट एनर्जी रिक्वायर होती है, आपको घोलने के लिए अच्छा खासा टाइम रिक्वायर होता है। ठीक है, और अगर आप अपनी एनर्जी बचाना चाहते हैं और अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आप पानी को गर्म कर लेते हैं, और गर्म पानी के अंदर जल्दी से जो है वो जो चीनी है या जो आपकी शुगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाती है। तो और वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप टेम्परेचर को रेज कर देते हो तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो अकेले के सॉल्वेंट है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो शार्प हो जाती है, सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की सलाहियत जो है उस सॉल्वेंट की वो इंक्रीज हो जाती है। तो सिमिलर केस के अंदर अब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका था, मैंने टेम्परेचर रेज किया, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या हुआ कि इस सॉल्वेंट की जो एबिलिटी थी डिसॉल्व करने की सॉल्यूट को, वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, जब वो इंक्रीज हो गई तो मैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक जो है इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करूंगा और इसे मेंटेन रखूंगा। अब मैं अगर फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें डालता हूं, फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालता हूं, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहां पर भी एक लिमिट आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले रूम टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम टेम्परेचर मेरे पास क्या था, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, मेरे पास रूम टेम्परेचर जो था वो बेसिकली तौर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब मैंने क्या कर दिया, इसके थ्रू, यानी इस हीटिंग के थ्रू मैंने टेम्परेचर जो है वो T2 करते हुए मैं अब 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गया हूं। ठीक है, अब मैंने टेम्परेचर को रेज कर दिया है। अब जाहिर सी बात है जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो जो अंदर मौजूद सॉल्वेंट है उसकी सॉल्युबिलिटी पावर जो है वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। अब अगर मैं फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी इस सॉल्वेंट के अंदर ऐड करूंगा तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। और इवन के आप ये बात जानते हैं कि अब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जब आप क्या करते हो, क्या कहते हैं, सॉल्वेंट को इंक्रीज करते हो, सॉल्वेंट के टेम्परेचर को रेज करते हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी पावर तो इंक्रीज होगी, लेकिन उस सॉल्युबिलिटी की पावर के इंक्रीज होने के बाद भी उसके अंदर एक लिमिट होगी, उस लिमिट से बियॉन्ड भी वो सॉल्यूट को फर्दर अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बात कह रहा हूं कि आपने रूम टेम्परेचर के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया था। अब उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आपने क्या किया, हीटअप किया, 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने टेम्परेचर रेज कर दिया है और यहां पर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, अब आप अगर इसके अंदर फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालते हो, डिसॉल्व करते हो तो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर लेकिन आप ये बात जानते हो कि अब 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी इस सॉल्वेंट की स्पेसिफिक
ही जो है आप कह सकते हैं कि लिमिट होगी, एक एबिलिटी होगी कि वो अपने अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकेगा। उससे बियॉन्ड जो है वो सोल्यूट की एडिशन या सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी इसके अंदर मुमकिन नहीं होगी। तो जब हम क्या करेंगे, वो लिमिट अचीव कर लेंगे, यानी इस 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी हम जब वो लिमिट अचीव कर लेंगे जिसमें कि फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होने के बजाय नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, तो इस तरह के जो हमारे पास सॉल्यूशन गेट होता है इसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये जो हम इस हाई टेंपरेचर के ऊपर जो हम सॉल्यूशन गेट करेंगे इसे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नेम देते हैं। ठीक है, वो सॉल्यूशन के जो हाई टेंपरेचर के ऊपर यानी एलिवेटेड टेंपरेचर के ऊपर क्या हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए। ठीक है, सैचुरेट हो जाए, इस तरह के सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक दफा हमने सैचुरेशन गेट कर ली, लेकिन हमने जब सॉल्यूशन की टेंपरेचर को रेज किया तो उस एलिवेटेड टेंपरेचर के ऊपर जब सेकंड टाइम हमने सैचुरेशन गेट की, इसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का हम नेम देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है कि हमने सेकंड स्टेप के अंदर जो भी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हमने करना है, जिस भी सब्सटेंस को प्यूरिफाई करना है, हम अपना सॉल्वेंट सेलेक्ट कर चुके हैं। बेस्ट सॉल्वेंट, गुड सॉल्वेंट जो हमारे पास है उसको हम सेलेक्ट कर चुके हैं। अब उस गुड सॉल्वेंट के थ्रू हमने क्या करना है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है। मैंने आप लोगों के सामने अनसैचुरेशन भी एक्सप्लेन किया, सैचुरेशन भी एक्सप्लेन किया, और अब उसके बाद मैंने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी आप लोगों के सामने बताया कि किस तरीके से आपने बनाना है। ठीक है, अब जब ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका होगा, ठीक है, तो करेंगे क्या कि फौरन से इस बीकर के नीचे से जो ये हमारे पास बर्नर बेसिकली तौर पे है, ठीक है, बर्नर जो कि हमने इस्तेमाल किया था हीटिंग पर्पस के लिए, उसको आप रिमूव कर दोगे। ठीक है, इस बर्नर को आप रिमूव कर दोगे, और जब ये बर्नर रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद आपने करना क्या, मैं यहां पर से ये चीज रेज कर रहा हूं क्योंकि आपने ये चीज मेंशन कर ली होगी अपने नोट्स के अंदर, ताकि फर्दर मैं इक्विपमेंट यहां बना सकूं। ठीक है, जैसे ही आपने क्या किया, बर्नर को यहां से जो है वो शिफ्ट किया, बर्नर को यहां से रिमूव किया, क्योंकि आपके जो है वो जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सुपर सैचुरेशन जो है वो अचीव हो चुकी है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो कन्वर्ट हो चुका है। अब आपने करना क्या है, अब आपने थर्ड स्टेप की तरफ मूव करना है, थर्ड स्टेप। ठीक है, और थर्ड स्टेप बेसिक के तौर पे क्या है, इसमें हमने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था। थर्ड स्टेप के अंदर हम करते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, क्या करते हैं थर्ड स्टेप में हम फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन करेंगे। ठीक हो गया, और फिल्ट्रेशन की जरूरत क्यों है और किस तरीके से हमने फिल्ट्रेशन करनी, मैं भी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी से मैं पहले वो इक्विपमेंट बना दूं जो कि आप लोगों को यूज करना है। ठीक है, तो हम जो है करेंगे ये कि जैसे ही हमारे सॉल्यूशन के अंदर सुपर सैचुरेशन जो है वो अचीव हो चुकी होगी, सुपर सैचुरेशन जो है वो आ चुकी होगी, ठीक है, तो हम ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको हम फ्यूटेड फिल्टर पेपर या ग्लास क्रूसिबल क्या कहते हैं उसे, ग्रूज क्रूसिबल जो है, ठीक है, इसके थ्रू आप क्या करोगे, इसे फिल्टर आउट कर दोगे। ग्रूज क्रूसिबल के थ्रू क्या करोगे, फिल्टर आउट कर दोगे। ठीक है, अब आपने क्यों फिल्ट्रेशन करनी है जो है सेकंड स्टेप के बाद फौरन से थर्ड स्टेप पे फिल्ट्रेशन क्यों करनी है, जब आपने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के प्रिपरेशन के कंप्लीट होने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो अनडिसॉल्व फॉर्म के अंदर बॉटम के अंदर मौजूद थी। ठीक है, अब अगर आप इसी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल डाउन करोगे तो कूल डाउन करते हुए इसमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्रिस्टल्स बनने का अमल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले ही से मौजूद जो इम्प्योर क्रिस्टल्स थी जो कि डिसॉल्व नहीं हुई हमारे सॉल्वेंट के अंदर, उनको रिमूव नहीं किया, तो जो आपका मेन थीम था, मेन पर्पस था कि आपने प्यूरिफिकेशन करनी है क्रिस्टल्स के अंदर, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि इंप्योरिटीज उसके अंदर रह जाएंगी। ठीक है, तो आपने करना यह है कि जैसे ही सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ, आपने फौरन से इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जो ग्रूज क्रूसिबल है इसको लेते हुए फौरन से ही आपने करना है इसकी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अप्लाई करना है, क्योंकि आपने इन जो पहले ही से ऑलरेडी अनडिसॉल्व फॉर्म के अंदर क्रिस्टल्स थे उसको आपने रिमूव करना है, ताकि जब ये एक दफा रिमूव हो जाएं फिर जो आपके पास मदर लिक्विड आएगा जो कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है बेसिक के तौर पे, आप उसे कूल डाउन करोगे तो आपके पास फ्रेशली और प्यूरिफाइड फॉर्म के अंदर क्रिस्टल्स जो है बनना शुरू हो जाएंगे। वो बेसिक के तौर पे आपका मेन प्रोडक्ट है। ये आपकी रिएक्टेंट्स थे बेसिक के तौर पे, आगे क्या है, इनिशियली तौर पे रिएक्टेंट्स या सब्सटेंस है जो कि इम्प्योर है, आप इस इंप्योरिटीज को इस फिनोमेना के थ्रू, इस फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट करना चाह रहे हैं। समझ आ रही है आप लोगों को इस बात की? तो थर्ड स्टेप बेसिक तौर पे क्या है कि जैसे ही आपने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, आप फौरन से इसको क्या करते हैं, ग्रूज क्रूसिबल जो है उसके ऊपर पोर करते हैं, उसके ऊपर डाल देते हैं, ताकि फौरन से जो है वो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है हम कर सकें, ताकि हमारे पास मदर लिक्विड जो कि हाई टेंपरेचर के ऊपर है वो इसके अंदर कलेक्ट हो सके, और फिर हम इसके अंदर कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और कूलिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने मेन प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लेंगे और मेन प्रोडक्ट को जो है हम ऑब्टेन कर लेंगे। तो यहां तक हमने ये देखा है। अच्छा, इसमें एक और बात भी है,
यहां पर एक और बात भी आपके सामने आएगी, और वो एक और बात ये है कि यहां पर आपने एक टर्म देखनी है प्रीमेच्योर, ठीक है, प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन आप पढ़ेंगे। यहां पर एक टर्म है इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, जो एक टर्म है वो है प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन। अब इसका मतलब जो है वो क्या होता है, अगर आप क्या करते हैं कि फौरन से जब आपने जो है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, अगर आप फौरन से सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उसको आप फिल्टर आउट नहीं करते, ठीक है, उसके अंदर आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अप्लाई नहीं करते, तो क्या होगा कि इस इंप्योरिटीज की मौजूदगी के अंदर ही रहते हुए आपका जो प्योर सब्सटेंस है वो क्रिस्टलाइज आउट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस डिले कर दिया है। तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के डिले करते ही क्या होगा कि जो आपके पास जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसका टेंपरेचर लोअर होना शुरू हो जाएगा और क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगी, प्योरीफाइड क्रिस्टल्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी और वो वापस इंप्योरिटीज के अंदर मिक्सअप हो जाएंगी, तो आप प्योरीफाइड सब्सटेंस गेट नहीं कर पाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन। तो आपने प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन से बचाना है अपने इस पूरे प्रोसेस को। आपने फौरन से, जैसे ही आपने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, फौरन से ही आके करेंगे फिल्ट्रेशन करेंगे ताकि प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन ना हो। आपने अवॉइड करना है प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन को। प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन से मतलब क्या है कि बिफोर फिल्ट्रेशन, यानी बिफोर फिल्टरिंग आउट इंप्योरिटीज, ठीक है, आपकी जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस इनिशिएट कर जाए, स्टार्टअप हो जाए, इसे कहते हैं प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन, और इसको आपने अवॉइड करना है। तो जब आपने क्या कर लिया, जब आपने जो है वो फिल्ट्रेशन कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है क्या, फोर्थ पॉइंट आता है कूलिंग का। आप कूल करोगे, ठीक है, कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक हो गया। कूलिंग के प्रोसेस पे आपने चलना है, ठीक है, कूलिंग के प्रोसेस की तरफ आपने मूव आउट करना है। अब आपने करना यह है कि आपने इसी के अंदर, ये चाहेंगे आप चाहें इसको बीकर में वापस ट्रांसफर कर लें और उसके अंदर कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें, ठीक है। तो कूलिंग आपने करनी है, जो आपके पास हाई टेंपरेचर के ऊपर सॉल्यूशन ऑब्टेन आपने कर लिया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने ऑब्टेन किया है, उसको आप कूल डाउन करेंगे। अब ये जो कूलिंग का प्रोसेस होता है वो तीन तरह से हो सकता है, एट वेरी हाई स्पीड, एट वेरी लो स्पीड, ठीक है, या एट मॉडरेट स्पीड, ठीक है। दो तीन तरह से हमारे पास होगा, एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है, एट वेरी लो स्पीड, और एक हमारे पास जो होता है वो हमारे पास है एट मॉडरेट स्पीड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से, यानी किस चीज के एडवांटेज है और किस चीज का डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो मैं ये चीजें रेज करूंगा ताकि मैं यहां राइट कर सकूं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कूलिंग का प्रोसेस है बेसिकली तौर पे, ठीक है, ये कूलिंग का प्रोसेस तीन तरह से हो सकता है। तीन जो है वो आप कह सकते हैं कि वेज के अंदर ये कूलिंग का प्रोसेस हो सकता है। फर्स्ट हम कह रहे हैं कि एट हाई और एट फास्ट कूलिंग, और फास्ट कूलिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है। पहला हो सकता है फास्ट कूलिंग, ठीक है। और फास्ट कूलिंग आप कैसे कर सकते हैं कि जो आपके पास सब्सटेंस है जो कि बीकर के अंदर मौजूद है, जो लिक्विड मौजूद है, मतलब लिक्विड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली तौर पे उठाकर क्या करें, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दें या फ्रीजर के अंदर रख दें, ठीक है। उससे क्या होगा कि फास्ट कूलिंग होगी, फौरन से जो है वो जल्दी से जो है वो कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और कूलिंग हो जाएगी, ठीक है। उससे क्या होता है, इससे डिसएडवांटेज ये है कि जो आपके पास बनते हैं प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, जो आपके पास प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, जो आपके पास प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ठीक है, ये बहुत स्मॉल साइज के बनते हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल साइज के क्रिएट होते हैं, ठीक हो गया। और उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जब आपके पास क्रिस्टल्स बहुत छोटे साइज के बनेंगे, तो अगर आप क्रिस्टल्स को गेट करने के लिए फिल्ट्रेशन करोगे तो ये जो क्रिस्टल्स होंगे ये फिल्टर पेपर के ऊपर स्टक कर जाएंगे और आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी में कमी आ जाएगी, प्रोडक्ट की अमाउंट में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जो है जो फास्ट कूलिंग का प्रोसेस है ये स्मॉल प्रेसिपिटेट्स बनाएगा, और इसके डिसएडवांटेज, सीरियस डिसएडवांटेज ये हैं कि चूंकि बहुत छोटे साइज के प्रेसिपिटेट्स बने हैं, तो ये छोटे साइज के प्रेसिपिटेट्स आसानी से जो है वो फिल्टर आउट नहीं हो सकते, और आप इस थ्रू जो है यानी स्मॉल साइज प्रेसिपिटेट्स के बनने के बाद आप प्रोडक्ट की अमाउंट को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, वो बहुत थोड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका सीरियस डिसएडवांटेज है। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत स्लो जो है वो स्लो कूलिंग का प्रोसेस कर सकते हैं, बहुत स्लो कूलिंग का प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसका भी एक डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज ये है कि जो प्रेसिपिटेट्स यानी पिपेट्स हम कहते हैं इसको, ठीक है, पिपेट्स जो है वो बहुत लार्ज साइज की बनती हैं, ठीक है, लार्ज साइज की जो है वो प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। और उसका डिसएडवांटेज ये है कि जब हमारे पास लार्ज साइज के पिपेट्स बनेंगे, ठीक है, तो इट मे पॉसिबल कि ये जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो रहा होगा, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ठीक है,
क्रिस्टल्स जो हैं इनसाइड द क्रिस्टल जो सॉल्वेंट हमने यूज किया था उसके कुछ मॉलिक्यूल्स ट्रैप फॉर्म में रह जाए तो इंप्योरिटीज फिर आ सकती हैं। तो सेकंड हमारे पास स्लो कूलिंग प्रोसेस है, और इस स्लो कूलिंग प्रोसेस का डिसएडवांटेज ये है कि जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वो बहुत लार्ज साइज के बनेंगे, और जब बहुत लार्ज साइज के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे तो हम ये बात कहते हैं कि फिर उसके अंदर कुछ एक डिसएडवांटेज ये है कि जब क्रिस्टल्स बनेंगे, क्रिस्टलाइजेशन फिनोमेना स्टार्ट होगा, यानी जब क्रिस्टलाइजेशन की ग्रोथ होना, क्रिस्टल्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, तो उस वक्त ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे वो इनसाइड द क्रिस्टल ट्रैप फॉर्म में रह जाएंगे और इंप्योरिटीज काज करेंगे। तो ये दोनों के दोनों जो प्रोसेस हैं, यानी बहुत फास्ट भी और बहुत स्लो भी जो है, ये क्या करता है, डिसएडवांटेज काज करता है। तो जो बहुत अच्छा प्रोसेस है वो क्या है, वो हमारे पास है मॉडरेट, ठीक है, हम मॉडरेटली तौर पे मॉडरेट स्पीड जो है वो हमें एडवांटेज प्रोवाइड करती है। ना बहुत छोटे साइज का जो है क्रिस्टल बनेगा, ना बहुत बड़े साइज का क्रिस्टल बनेगा। इस तरीके से ना तो इंप्योरिटीज का खर्चा हमारे पास आएगा और हम आसानी से इन क्रिस्टल्स को गेट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो कूलिंग प्रोसेस है, ठीक है। और हमने देखा कि इस कूलिंग के प्रोसेस को हम तीन तरह से कर सकते हैं, फास्ट कूलिंग भी हो सकती है, स्लो कूलिंग भी हो सकती है और मॉडरेट भी हो सकती है। फास्ट कूलिंग का जो है वो डिसएडवांटेज के स्मॉल प्रेसिपिटेट्स बनेंगे जो कि हमारे लिए कलेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, और अगर फास्ट कूलिंग स्लो कूलिंग के थ्रू हम गेट करते हैं तो वो जो है लार्ज साइज क्रिस्टल्स बनते हैं। और लार्ज साइज क्रिस्टल्स का मतलब ये होगा कि उसके अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनसाइड द क्रिस्टल जो है वो ट्रैप फॉर्म में रह जाएंगे, जिसकी वजह से इंप्योरिटीज आ जाएंगी। और फिर हमारे पास थर्ड प्रोसेस, यानी थर्ड हम कह सकते हैं कि जो मेथड है इस कूलिंग प्रोसेस का, जो थर्ड आप कह सकते हैं कि वे है, ठीक है, वो हमारे पास मॉडरेट है। हम मॉडरेटली तौर पे अगर हम कूलिंग का प्रोसेस करेंगे तो उसके थ्रू ना बहुत स्मॉल साइज ना बहुत लार्ज साइज, मॉडरेट जो है वो किस्म के प्रेसिपिटेट बनेंगे और हम उनको कलेक्ट भी कर सकते हैं और उसमें इंप्योरिटीज के होने का खर्चा भी बहुत कम है, ठीक है। तो ये हमारे पास कूलिंग प्रोसेस था। अब उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स है, और वो हमारे पास है इसका फिफ्थ स्टेप है, ठीक है, कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। तो मैं इसको राइट करने के लिए ये रेस करता हूं और यहां मैं अपना फिफ्थ पॉइंट राइट करता हूं, कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आ गया, ये हमारे पास है कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। अब अपने कूलिंग का प्रोसेस कर लिया है और कूलिंग के प्रोसेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कूलिंग प्रोसेस, ठीक है, आपके पास जो अंदर सब्सटेंस है, जो आपका मदर लिक्विड है, उसके अंदर अब आपके पास सफिशिएंट क्रिस्टल्स बन चुके होंगे, ठीक है। अब आपने करना यह है कि सिर्फ उन क्रिस्टल्स को आपने कलेक्ट करना है। वो क्रिस्टल्स आपने कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है, कि आप सिंपली करेंगे ये कि वापस सिमिलर वे के अंदर जैसे आपने पहले फिल्ट्रेशन की थी वैसे ही आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यानी ये जो प्रोसेस है बेसिकली तौर पे ये फिल्ट्रेशन ही है, ठीक है, फिल्ट्रेशन, ठीक हो गया। आपने फिल्ट्रेशन करनी है और ये फिल्ट्रेशन भी आप क्या करेंगे, गूड्स क्रूसिबल के थ्रू ही करेंगे ताकि ये फिल्ट्रेशन आसानी से जो है आप कंप्लीटली तौर पे कंप्लीट कर पाए, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है कि कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स के अंदर आपने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो वापस रिपीट करना है। क्या करना है, आपने फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को आप रिपीट करेंगे। अब यहां पर जब आप कूलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं तो ये लाजमी नहीं है कि आपने फौरन से ही जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अप्लाई करना है, जल्दी जल्दी में फिल्ट्रेशन करनी है, क्योंकि यहां पर अब प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन का जो फिनोमेना था वो खत्म हो चुका है। अब क्रिस्टल्स बन चुके हैं और सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ क्रिस्टल्स आप गेट कर चुके हैं इनसाइड द बीकर, ठीक है। अब आप उसको क्या करेंगे, इस सेटअप के अंदर पोर करेंगे और इसके थ्रू जो है आपने सक्शन पंप के थ्रू जो है सॉल्वेंट निकाल लेना है और ऊपर जो है क्या कहते हैं, पेपर के ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर आपके क्रिस्टल्स जो है वो आ चुके होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि कूलिंग के कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल के अंदर आपने वापस रिपीट करना है अपने फिल्ट्रेशन प्रोसेस को और उसके थ्रू आपने करना है जो आपका पेपर है, ठीक है, फिल्टर पेपर, ठीक है, उसके ऊपर आपने अपने जो क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, उनको कलेक्ट कर लेना है, उनको गेट कर लेना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फिफ्थ पॉइंट था रिलेटेड टू द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लूंगा। अब मैं आपकी कुछ क्वेश्चंस देखना चाहता हूं कि अगर आपने कोई क्वेश्चन मेरे से जो है वो किया हुआ है तो कमेंट्स में आप दिखाएं, ठीक है। अब मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके लूंगा ताकि फर्दर हम जो है वो आगे चल सकें। तो भाई अब तक कोई क्वेश्चन हुआ है या नहीं हुआ? टीचर फर्स्ट ईयर की क्लास में प्री इंजीनियरिंग का 550 नंबर होते हैं। अच्छा, ये क्या डिस्कशन लेके चल गए हो मुजम्मिल? क्वेश्चन जल्दी से पूछें कि क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो जो है आप लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बट वाई मैम, वाई प्लीज ऑर्गेनाइज करवाएं, ठीक है। अच्छा, आप लोग कुछ इंसिस्ट कर रहे हो मैम से, चलें वो तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है आप लोगों का तो मुझसे पूछेंगे, नहीं तो फिर मैं आगे मूव करता हूं। मेरे ख्याल से मेरे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है आप लोगों का, तो आगे ही चलते हैं, ठीक है जनाब। तो हमारा 6 पॉइंट हमारे पास जो है वो क्या है, 6 पॉइंट हम देखते हैं कि हमने क्या करना होता है, क्रिस्टल्स जो हमने कलेक्ट कर लिए हैं अब उन्हें ड्राई करना होता है, ठीक है, ड्राई करना होता है। क्रिस्टल जो हमारा क्रिस्टल बना है, ठीक है, हम उसे ड्राई करेंगे।
क्रिस्टल ड्राई प्रोसेस है, ठीक है, ये हम ड्राई करेंगे। ठीक है, ड्राई प्रोसेस हमने करना है। ठीक है, अब ये ड्राई प्रोसेस किस तरीके से हो सकता है, कितनी उसकी जो है वो टाइप्स हैं, यानी किन किन वेज के थ्रू हम ड्राई कर सकते हैं। तो बेसिकली तौर पे हमारे पास 3 टाइप्स मेंशन की हुई हैं। अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे यानी इस पॉइंट को देखेंगे तो इस पॉइंट के अंदर जो ड्राई करने का प्रोसेस है इसको 3 डिफरेंट वेज के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। 3 डिफरेंट वेज बताई हुई हैं कि जिनके थ्रू हम इस ड्राई के प्रोसेस को कंप्लीट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हो सकते हैं वो मैं आपके लिए राइट करूंगा, वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन भी करूंगा कि ड्राई का प्रोसेस जो है वो किस तरीके से कंप्लीट आउट होगा और हम किस तरीके से जो है वो अपने क्रिस्टल जो कि हमने कलेक्ट करनी है उनको ड्राई करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो मेथड है, ठीक है, हमने जो क्या कहते हैं क्रिस्टल्स को ड्राई करना है, वो हमारे पास क्या है कि हम फिल्टर पेपर को ही यूज करें, फिल्टर पेपर को यूज करें। ठीक है, फिल्टर पेपर के थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं, ड्राई का प्रोसेस कंप्लीट आउट कर सकते हैं। अब ये ड्राई का प्रोसेस किस तरीके से होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो है अब कह लें कि मेरे पास फिल्टर पेपर है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास फिल्टर पेपर है। ठीक है, मैंने क्या किया है कि चूंकि इससे पिछले प्रोसेस में मैं फिल्ट्रेशन कर चुका हूं और फिल्ट्रेशन के थ्रू मेरे पास क्या है, फिल्टर पेपर के ऊपर मेरे क्रिस्टल्स आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे ये फिल्टर पेपर है और इसके ऊपर मेरे पास क्या है, प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो आ चुके हैं सॉलिडिफाइड फॉर्म के अंदर। ठीक हो गया, अब मैं करता ये हूं कि मैं इस फिल्टर पेपर को जो है क्या करता हूं, इस तरह ही रहने देता हूं। ठीक है, दो और बल्कि फिल्टर पेपर लेता हूं। ठीक है, और 2 और फिल्टर पेपर किस तरीके से एडजस्ट करूंगा कि एक फिल्टर पेपर को इसके ऊपर और दूसरे फिल्टर पेपर को इसके नीचे रख के इसको प्रेस करूंगा इस तरीके से। ठीक है, यानी ये मेरे पास क्रिस्टल्स जो है यहां पर मौजूद हैं, मैं इन क्रिस्टल्स को ड्राई करने के लिए फिल्टर पेपर जो है उसकी फोल्डिंग करूंगा और उसके थ्रू उसको प्रेस करूंगा। ठीक है, जब आप जानते हैं कि कोई भी जो हमारे पास वेट जो कोई चीज होती है, वेट सब्सटेंस होता है, अगर हम उसको बिटवीन द फोल्डिंग्स ऑफ पेपर है हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो पेपर जो है वो उस सॉल्वेंट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, वो ड्राई हो जाता है। ठीक हो गया, तो अगर मेरे पास क्रिस्टल्स इस पेपर के ऊपर मौजूद है, मैं इसको सेकंड फोल्ड के थ्रू प्रेस करता हूं, तो प्रेस करने से क्या होगा कि जो पेपर है वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो मेरे क्रिस्टल्स हैं वो ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका एक डिसएडवांटेज है और वो डिसएडवांटेज क्या है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब हम क्या करते हैं इसके ऊपर प्रेसिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमें नहीं पता होता कि हमें कितनी सफिशिएंट जो है वो फोर्स अप्लाई करना चाहिए इन क्रिस्टल्स को ड्राई करने के लिए। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो अप्लाई की हुई फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ इतनी इंक्रीज हो जाती है कि जो हमारे क्रिस्टल थे वो बिल्कुल क्रश हो जाते हैं, बिल्कुल बारीक पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्रिस्टल की नेचर जो है वो खराब हो जाती है। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है कि हमारे पास जो पेपर है, क्योंकि अभी बात जानते हैं पेपर फाइबरस मटेरियल से बना होता है, तो बाज़ औक़ात जो फिल्टर पेपर है, ठीक है, चूंकि वो रफ पेज होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसके फाइबर्स जो हैं वो क्रिस्टल्स के साथ स्टक कर जाते हैं और इंप्योरिटीज काज करते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमें नहीं पता कि हमें किस प्रेशर के थ्रू प्रेस करना चाहिए, कितना सफिशिएंट प्रेशर अप्लाई करना चाहिए कि ताकि जो है हमारा जो क्रिस्टल है, ठीक है, वो क्या हो जाए, वो ड्राई भी हो जाए और उसके अंदर क्रशिंग प्रोसेस भी ना हो। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करना चाहिए हमें। ठीक है, देखें अगर हमने सफिशिएंटली इस चीज को प्रेस कर दिया और क्रिस्टल्स हमारे बिल्कुल बारीक पाउडर में कन्वर्ट हो गए, तो उसके बाद हमारा जो क्रिस्टल है उसकी नीचे खराब हो जाएगी और जो फाइबर मटेरियल है इस पेपर का वो स्टक कर जाएगा और इंप्योरिटीज काज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये मेथड है ड्राई करने का, ये ऐसा इस तरीके से रिलायबल नहीं है। ठीक है, तो सेकंड जो प्रोसेस हमारे पास होगा जिसके थ्रू हम ड्राई प्रोसेस करते हैं, वो हमारे पास क्या हो सकता है, वो हम माइक्रोवेव ओवन यूज कर सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके थ्रू क्या होगा कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, देखो हम ये बात जानते हैं माइक्रोवेव ओवन बेसिकली तौर पे क्या है, वो डिफरेंट रेज जो है उसका एक्सपोजर करवाता है। ठीक है, किसी एक सब्सटेंस के ऊपर उसे हीट अप करता है। ठीक हो गया, तो हम हीट अप करते हुए क्या करना चाहते हैं, वो हम अपने जो सॉल्वेंट उसके अंदर मौजूद है, सब्सटेंस के अंदर जो सॉल्वेंट मौजूद है, इसको एवेपोरेट करना चाहते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर इसका भी एक सीरियस डिसएडवांटेज ये है कि हम जब माइक्रोवेव ओवन के अंदर कोई चीज रखते हैं तो उसका हम टेम्परेचर सेट करते हैं और ड्यूरेशन सेट करते हैं, तो हमें नहीं पता कि हमने कितने टेम्परेचर तक जो है इसे हीट अप करना है। बाजू का ऐसा होता है कि टेम्परेचर हाई दे दिया जाता है जिसकी वजह से जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब क्रिस्टल्स मेल्ट होते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा सब्सटेंस था, जो हमारा प्रोडक्ट था, वो क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हम प्रोडक्ट को नहीं गेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि बाजू का हमारा जो क्रिस्टल है वो मेल्ट हो जाएगा या डिकम्पोज हो जाएगा, और अगर हमें टेम्परेचर सेट करना आता है, हम टेम्परेचर एग्जैक्टली सेट करते हैं, तो हमें ड्यूरेशन का नहीं पता होता कि कितनी ड्यूरेशन के लिए हमने रखना है। बाजू का ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है तो उससे भी क्या
होता है कि मेल्टिंग प्रोसेस होता है या डिकम्पोजिशन हो जाती है हमारे सब्सटेंस के अंदर और हम अपना प्रोडक्ट जो है वो एज सच गेट नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। तो ये भी हमारे पास डिसएडवांटेज कैरी करता है ये प्रोसेस भी। तो थर्ड हमारे पास प्रोसेस क्या होगा, हम थर्ड यूज करते हैं वैक्यूम डेसिकेटर, ठीक है। वैक्यूम डेसिकेटर हम यूज करते हैं, ठीक हो क्या। थर्ड हमारा जो स्टेप है इसके अंदर वो क्या है, वैक्यूम डेसिकेटर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, हमने किया ये होता है कि वैक्यूम का मतलब आपको पता ही है कि वैक्यूम का मतलब है यानी एक ऐसी जगह कि जहां पर एयर पार्टिकल्स ना हो, जहां पर कोई भी गैस ना हो, ठीक है। हमने क्या किया होता है कि हमने सक्शन पंप की मदद से तमाम गैसेस को सिस्टम से निकाल दिया होता है। हमारे पास एक ग्लास जार होता है, इस ग्लास जार के अंदर हम ये वैक्यूम क्रिएट करते हैं, हम सक्शन पंप के थ्रू जो है उसमें अंदर इसके अंदर मौजूद जितने भी एयर पार्टिकल्स होते हैं या जो गैसेस होती हैं उसको हम रिमूव करवा लेते हैं। जब गैसेस या एयर पार्टिकल्स उसमें से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास जो क्रिस्टल्स होते हैं जो वेट फॉर्म के अंदर हैं हम उसको रखते हैं उसके अंदर, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हम साथ ही साथ जो है इसके अंदर कोई ड्राइंग एजेंट यानी एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो है वो रखते हैं सॉल्वेंट के। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर वाटर के कंटेंट मौजूद है हमारे क्रिस्टल के अंदर जो कि उसको वेट बना रहा है क्रिस्टल्स को, ठीक है, तो हम उसके अगेंस्ट वाटर यानी एब्जॉर्बिंग स्पीशी जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड वाटर एब्जॉर्बिंग स्पीशी है, इसके साथ साथ हम क्या कह सकते हैं जैसे कि हमारे पास सिलिका जेल है, ठीक है, उसको हम रख सकते हैं इनसाइड द वैक्यूम डेसिकेटर जो कि अपने सरफेस के ऊपर वाटर के वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो हमारे क्रिस्टल्स हैं वो ड्राई हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट जो प्रोसेस है, ठीक है, इस ड्राइंग प्रोसेस के अंदर वो है वैक्यूम डेसिकेटेड प्रोसेस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर जो है हम अपने क्रिस्टल्स जो है उसको वेट ड्राई करते हैं बाय यूजिंग द वैक्यूम डेसिकेटर और बाय यूजिंग वैक्यूम हम कह सकते हैं कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, ठीक है। तो यहीं तक हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे और अब आपके लिए टेस्ट भी है, तो मैं चाहता हूं कि फौरन से जो है आपका टेस्ट जो है वो आप तक पहुंच जाए और आप लोग वो टेस्ट जो है वो परफॉर्म करें। और आप ही बात जानते हैं कि जैसे आपको स्टार्ट में कह दिया था कि ये जो टेस्ट मैं आपके लिए आज लिख रहा हूं, ठीक है, जो मैंने आप लोगों के टेस्ट बनाया हुआ है बेसिक के तौर पे, ये टेस्ट बेसिक के तौर पे क्या है, ये चैप्टर 1 जो है उससे लिया गया टेस्ट है। मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आपने चैप्टर 1 पढ़ा हुआ है तो मैं उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो रिकॉल करूं आप लोगों के, उसको रिफ्रेश करूं, और उस रिफ्रेश करने के लिए मैंने सबसे बेहतरीन जो एक वे अपनाया है वो यही है कि मैं आप लोगों के लिए उसमें से टेस्ट बनाऊं और उसके जो है एमसीक्यूज आपके लिए रखूं ताकि आप लोग फौरन से परफॉर्म करें और आप लोगों के सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो रिकॉल हो जाएं और आप लोग ये देख सकें, ठीक है। तो टेस्ट आप लोगों के पास आ चुका होगा और टेस्ट आप लोगों ने जो है वो परफॉर्म करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि ड्यूरेशन जो है उसका थोड़ा ही होता है, उसका ड्यूरेशन ऑलमोस्ट जो है वो 3 मिनट्स होते हैं, ठीक है, जो जिसके अंदर आपने इसको कंप्लीट करना होता है। तो आपने चीज़ों को समझना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को ज़हन में रखते हुए चीज़ों को समझना है, उसके बाद आपने क्वेश्चन का आंसर करना है और क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये रिजवान साहब के लिए जो है वो कह सकते हैं कि दुआएं हो रही हैं, क्योंकि रिजवान साहब जो हैं वो थोड़ा सा अलील हैं, मतलब वो बीमार हैं, इसलिए जो है वो आज भी आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और अब आप जो है टेस्ट परफॉर्म करें, क्योंकि टेस्ट आप लोगों के जहन मतलब आपके लिए आ चुका है, आप लोगों के सामने आ चुका है और जल्दी जल्दी आपने उस टेस्ट को कंप्लीट करना है। और ये डिस्कशन चल रही है, 550 नंबर्स की डिस्कशन चल रही है। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप लोग ये किस तरीके के क्वेश्चन रेस कर रहे हैं, क्या आप लोग पूछना चाह रहे हैं। तो टेस्ट नहीं आया अभी, टेस्ट जल्दी से जो है वो अपलोड कर दें। टेस्ट दे दिया है आप लोगों ने, अपलोड हो चुका है, मेरे ख्याल से टेस्ट आप लोगों के पास आ जाना चाहिए इस वक्त तक। तो टेस्ट आ चुका है, रनिंग में है इस वक्त, ठीक है, और टेस्ट जो है आप लोगों के पास आ चुका है। आप लोग जल्दी से इसको टेस्ट परफॉर्म करें और कि ताकि जो है आप लोगों के जो रिजल्ट्स हैं वो जल्दी से जल्दी कंपाइल हो सकें और आप लोगों तक रिजल्ट्स जो हैं वो पहुंच सकें। तो टेस्ट जो है वो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, आई थिंक अपलोड हमने कर दिया है और आप लोगों के पास जो है वो अब इस वक्त टेस्ट शो हो रहा होगा। अगर आप लोग अपने पेजेस को रिफ्रेश कर लेंगे तो रिफ्रेश करने से क्या होगा कि आप लोगों का जो टेस्ट है, ठीक है, वो आप लोगों के सामने आ जाएगा और आप लोग टेस्ट परफॉर्म कर सकेंगे। टेस्ट हो चुका है, ठीक है, अपलोड अभी हो रहा है, अपलोड हो चुका है, ठीक है जी, अपलोड हो चुका है। मैंने कंफर्म किया अपने क्रू मेंबर से कि ये जो टेस्ट का मसला है, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई टेस्ट नहीं आया अभी तक, तो वो टेस्ट वो कह रहे हैं कि अपलोड हो चुका है और आप लोगों के लिए टेस्ट जो है वो आप लोगों को दे दिया गया है ताकि आप लोग परफॉर्म करें और जल्दी जल्दी इसको परफॉर्म करें ताकि फ़ौरन से जब आप लोगों का रिजल्ट जो है वो सामने आएगा तो फिर पता चलेगा कि भाई किसकी कितनी तैयारी है, फर्स्ट चैप्टर उसने कितना अच्छा पढ़ा हुआ है। तो अगर इनकी कमेंट सेक्शन में हम देख लें ताकि अगर हमारे लिए कोई कमेंट आ रहा है तो वो हम देख सकें कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये तो अपनी ही डिस्कशन में लगे हुए और पूछ ही जा रहे हैं कि भाई सर इंग्लिश के सर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अच्छा, आप लोगों को मैंने आप लोगों से कहा था कि नहीं आया अभी तक, भी कश्यप कह रही है कि टेस्ट नहीं आया अभी तक,
तो वो कश्यप आप अपना जो पेज है उसको रिफ्रेश कर लें। एक दफ़ा जो पेज आप रिफ्रेश करेंगे तो उससे ये होगा कि आप लोगों के पास टेस्ट जो है वो आ जाएगा। फहद यही कह रहे हैं कि सर टेस्ट नहीं आया अभी तक, और गोहर भी यही कह रहे हैं कि नहीं आया अभी तक। तो ये टेस्ट जो है आप लोगों का जो है हमने अपलोड कर दिया है और वो भी रास्ते में ही है, वो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा जल्दी, वो आप लोगों को टेस्ट विजिबल हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, टेस्ट जो है वो आप लोगों के पास आ जाएगा। और सेकेंडली तौर पे जैसे कि आप जानते हैं कि सैटरडे जो है, इस सैटरडे को भी हमारी एक्टिविटी है जो कि आप लोगों के सामने हम करेंगे। और उस एक्टिविटी के लिए हमने जो चीज़ सेलेक्ट की हुई है, आप लोगों के कहने पे सेलेक्ट की हुई है, वो है हमारे पास एक सिंगर होंगे और ये सिंगर जो है आप लोगों के लिए लाइव परफॉर्म भी करेंगे और आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि जो उन्होंने सिंगिंग के थ्रू जो है गेट किया है, और वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है आप लोग एक अच्छा सिंगर बन सकते हैं। तो टेस्ट के तो रिजल्ट भी हमारे पास आ चुके हैं भाई, टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और पता नहीं क्यों जो है लोगों को ये शो नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास जो हाई अचीवर्स में से हैं वो मसीहुल्लाह हैं। ठीक है, उनके 4 नंबर हैं भी 5 में से। ठीक है, और रिदा के भी जो है वो 4 आउट ऑफ 5 हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने सबसे अच्छा जो है टेस्ट परफॉर्म किया है। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं पता नहीं कहाँ रह गए, या तो उनको टेस्ट मिला नहीं है या उनकी इस तरीके से प्रिपरेशन ही नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके टेस्ट देना होता है। आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जल्द ही आप लोगों का सब्जेक्टिव टेस्ट भी जो है वो प्लान कर रहे हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट भी आप लोगों से जल्दी लेंगे। ठीक है, और उसके लिए मैं आप लोगों को कल या परसों तक मैं अपडेट कर दूंगा कि कौन सी डेट हमने अनाउंस की है, किस तरीके से आप लोगों का जो है वो सब्जेक्टिव टेस्ट होना है। तो कल तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूंगा और कल इंशाल्लाह जो है हम मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।